बेरोज़गारी का ये आलम है कि एक असिस्टेंट प्रोफेसर ऑटो चला रहा है और ये ऑटो चला करके इस समय अपने आप का गुजारा कर रहा है। इस नौजवान ने लिखाई पढ़ाई की ताकि इसको एक अच्छी नौकरी मिल सके। एक तरफ से जम्मू कश्मीर के ऐवान में ये कहा गया था कि इस बार जम्मू कश्मीर में जो बेरोज़गारी की शरह है वो कम हुई है, लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर ऑटो चला रहा है, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, अपना रोज़गार कर रहा है। लेकिन इतनी पढ़ाई लिखाई करने के बाद अगर आज ये नौजवान ऑटो चला रहा है, जिसके हाथ में कलम होनी चाहिए थी, दावत होनी चाहिए थी, ये बच्चों को पढ़ाता या किसी और महकमे में काम करता, लेकिन वो आज ये ऑटो चला रहा है, इसका भी क्या कुछ असर जो है वो आने वाले वक्त में पड़ सकता है। इनसे आज हम बातचीत करते हैं। सबसे पहले मैं इनका नाम जानना चाहूँगा। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम मोहम्मद खालिक है। खालिक जी, आपसे मैं जानना चाहता हूँ, आप असिस्टेंट प्रोफेसर रहे हैं, आपने एमएम कॉलेज जम्मू में पढ़ाया है, कॉमर्स कॉलेज में पढ़ाया है। ऐसी क्या नौबत आई, ऐसी क्या चीज़ें हुई कि आज आपको जम्मू की इन सड़कों पे ऑटो चलाना पड़ा? सर जो भी नीतियाँ जम्मू कश्मीर के अंदर आती हैं, इससे पहले जो सरकारें रही या आज जो मौजूदा सरकार है, उन्होंने कहा हम इन गलतियों को सही करेंगे, या इससे पहले जो 10 साल यहाँ पे हालात रहे और बीजेपी गवर्नमेंट ने कहा कि हम 377 को हटा के पावरों को सेंट्रलाइज करके पावरों को डिसेंट्रलाइज किया और सेंट्रलाइज किया। उसके बाद ये कहा कि हम यहाँ पे रोज़गार की पॉलिसियाँ लेके आएंगे और जो पुरानी पॉलिसियाँ, गलत पॉलिसियाँ हैं, उनको सही करेंगे। इस बार एक उम्मीद थी कि लोगों के अपने चुने हुए नुमाइंदे जो हैं वो असेंबली में गए, लेकिन वहाँ पर क्या चीज़ें हुई वो सबने देखी। कितनी उम्मीद कर रहे थे कि वो नौजवानों के हक़ में बात करें, वो रोज़गार को लेकर के बात करें, या जिन लोगों ने उनको वहाँ पर चुन करके भेजा था वो आज वहाँ अपनी सैलरी की डिमांड कर रहे हैं कि हमारी सैलरी आप बढ़ाइए। लोगों के हित में, ये लोगों के वेलफेयर के लिए सरकार चुनी जाती है कि लोगों के मुद्दों की बात करें, उसकी डिबेट एंड डिस्कशन असेंबली के अंदर हो या पार्लियामेंट के अंदर। आप नहीं देखते हो आए दिन जो बिल पार्लियामेंट के अंदर पास हुआ वक्त बिल, वो सिर्फ इस चीज़ के लिए हुआ कि अब जो बड़ी स्टेटों में इलेक्शन होने जा रहे हैं, लोगों का मुद्दा रोज़गार से उठकर उस वक्त बिल पे आ जाए कि नहीं, वक्त की जो प्रॉपर्टी है वही 3rd लार्जेस्ट प्रॉपर्टी है इंडिया के अंदर, और उस 3rd लार्जेस्ट प्रॉपर्टी में ही रेवेन्यू जनरेट नहीं हुआ, उसी में करप्शन है। और लोगों का जो अनएम्प्लॉयमेंट जम्मू कश्मीर में नहीं पूरे इंडिया में रेज़ हो रही है, उसको छुपाने के लिए, बेरोज़गारी को छुपाने के लिए, उसी का समर्थन जम्मू कश्मीर सरकार ने किया। क्योंकि उन 3 दिनों में जम्मू कश्मीर के हितों के फैसले होने थे, बिल आने थे, डिबेट एंड डिस्कशन होनी थी। प्री प्लान्ड, मैं कहता हूँ टोटली प्री प्लान्ड है। क्या देखो, अगर जो रूलिंग सरकार हो उसके अपोजिशन में जो बैठे हो, ट्रांसपेरेंसी, क्रेडिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी वो डिसाइड करवाते हैं, क्योंकि क्रिटिसाइज़ करके। इसलिए क्रिटिसिज्म, इस देश के सुप्रीम कोर्ट को भी कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करने का अधिकार है एक सिटीज़न को। असेंबली की क्या बात कर रहे हो आप? असेंबली में प्री प्लान चल रहा है। एक महराज मलिक ने आवाज़ उठाई, उस पर अटैक होना शुरू हो गए। आपसे मैं ये भी जानना चाहूँगा, आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या क्या है और कौन कौन से कॉलेज में आपने पढ़ाया है, और हमारे दर्शकों को ये भी बताइए कि आखिर क्या वजह हुई, आप कॉमर्स कॉलेज में थे, साल 2019 में शायद आपकी जॉब भी लगी थी और उसके बाद 2022 में आपको निकाल भी दिया गया। ये सारी कहानी क्या थी कि आप कॉलेज में थे, पढ़ा रहे थे, वहाँ से निकलने के बाद आज आप सड़क पर ऑटो चला रहे हो? ये मजबूरी है, और ये मजबूर मुझे यहाँ की सरकार की नीतियों ने और ब्यूरोक्रेट ने किया। ये मुझे नहीं, पूरे जितनी भी यूथ यहाँ पे पढ़ी लिखी है उनको बेरोज़गारी इस वक्त इस अरूज पर है। क्योंकि अगर वो कहीं ट्यूशन पढ़ाएंगे तो उनको वो रेंट नहीं पे कर सकते हैं उस बिल्डिंग का, जिस बिल्डिंग में वो ट्यूशन पढ़ाएंगे, वो पूरा नहीं होगा ट्यूशन से। अगर वो किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में, किसी अच्छे प्राइवेट स्कूल में नौकरी करेंगे, वहाँ पे एक सिंगल व्यक्ति, एक बच्चे की साल की फ़ीस ज़्यादा है, लेकिन उस एम्प्लॉय उसको शिक्षा दे रहा है, उसकी सैलरी कम है। आप गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में चले जाओगे, असिस्टेंट प्रोफेसर की सैलरी रेस्ट ऑफ इंडिया एज़ पर यूजीसी नाम मिलती है, उसको स्टेटस यूजीसी नाम के कंट्रेक्चुअल असिस्टेंट प्रोफेसर मिलता है। जम्मू कश्मीर में एकेडमिक अरेंजमेंट, गेस्ट फैकल्टी, गेस्ट लेक्चरार की उसको प्रोफाइल मिलता है, और उसको सैलरी क्या मिलती है? सैलरी आप किस प्रोफाइल में थे?
हमें तो गेस्ट फैकल्टी लगाया था। ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में 2020 में एक सब्जेक्ट आया था हेल्थ एंड वेलनेस, जो कंपलसरी है हर एक को पढ़ाने के लिए। आफ्टर कोविड ये रिकमेंडेशन WHO ने दी थी और यहाँ की सरकार ने 2020 में इसको इम्प्लीमेंट किया कि हम हेल्थ एंड मतलब ड्रग्स से बचने के लिए, हेल्थ एंड वेलनेस सब्जेक्ट क्या है मैं आपको अवेयर करना चाहता हूँ। ड्रग्स से बचने के लिए, ड्रग्स डिप्रेशन से बचने के लिए जो नई जनरेशनें आ रही हैं उनको ज्ञान दिया जाना चाहिए और हेल्थ को कैसे स्वस्थ रखना है, इसके लिए हेल्थ एंड वेलनेस सब्जेक्ट लाया। और उसी हेल्थ और वेलनेस का इतना भद्दा मजाक जम्मू कश्मीर में संस्कृत वाला पढ़ा रहा है जो उसके लिए एलिजिबल नहीं है, बायोकेमिस्ट्री वाला पढ़ा रहा है जिसने उसकी स्टडी नहीं की है, EVS वाला पढ़ा रहा है जिसने उसमें से आधा पार्ट भी नहीं पढ़ा, होम साइंस वाला परेड कॉलेज में पढ़ा रहा है। क्योंकि मोहम्मद खालिक ने इसको क्रिटिसाइज़ किया था जब मैं उसमें कॉमर्स कॉलेज में इनरोल हुआ था और इसमें हुआ था क्या बोलते हैं MM कॉलेज में। मैंने यानी आपको इस बात की सज़ा दी गई, आपने इस चीज़ का उलट किया, आपने इस पे क्रिटिसिज्म किया और आपको निकाल दिया गया। बिल्कुल, इस बार भी मेरा सेकंड राउंड काउंसलिंग में सेकंड नंबर था और जिसमें इस वक्त भी 450 कॉलेज टोटल हैं जहाँ पे ये सब्जेक्ट पढ़ाया जाना है और उन 450 कॉलेजों में से सिर्फ 7 पोस्टें फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में एडवर्टाइज़ की गई, उसमें से 2 वैकेंट थी और दूसरा नंबर मेरा था। और रातों रात जब दोबारा सेकंड राउंड काउंसलिंग में वर्कलोड मांगा गया कॉलेजों से, जिसमें से है टॉप कॉलेज जम्मू के परेड कॉलेज है, गांधीनगर कॉलेज है और कॉमर्स कॉलेज है जहाँ पे सबसे ज़्यादा लोड होता है, और उन्हीं 3 कॉलेजों ने प्री प्लान कंस्पिरेसी के साथ विद नोडल प्रिंसिपल डॉक्टर सरस्वत में नाम लेना चाहता हूँ क्योंकि उन्होंने वो परेड कॉलेज में भी नोडल प्रिंसिपल रहे। जब गांधीनगर में शिफ्ट हुआ तो उनकी ट्रांसफ़र वहाँ की गई, वहीं पे चले गए और अब रिटायर हो चुके हैं। आपसे मैं ये भी जानना चाहूँगा, इस समय आप ऑटो चला रहे हैं, आपको उन दोस्तों के फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं जो आपके साथ कॉलेज में थे या पढ़ाई कर रहे थे, वो आपको इस समय क्या कह रहे हैं? वो क्या कहेंगे? अनएम्प्लॉयड फिज़िकल एजुकेशन यूथ का डेटा अप्रॉक्सीमेटली 20,000 है। वो ऑल ओवर जम्मू कश्मीर में? हाँ, ऑल ओवर जम्मू कश्मीर में अप्रॉक्सीमेटली, जिसमें नेट सेट JRF PhD होल्डर्स हैं और वो धक्के खा रहे हैं प्राइवेट स्कूलों में 10-10 हज़ार, 12,000, 15,000, जिसको 2-3 साल काम करते हुए 18,000, 20 से अबो कोई सैलरी नहीं ले रहा है। एक्सेप्टेड हेरिटेज में 2 लड़के काम कर रहे हैं जिनकी 35 से अबो है या जो APS के अंदर काम कर रहे हैं। उसके अलावा कोई भी व्यक्ति अच्छी हैंडसम सैलरी नहीं ले रहा, उसी पे बसर गुजर कर रहा है और वो कहीं बात भी नहीं कर सकते। अगर वो कहीं आएंगे मीडिया के अंदर या बात करेंगे कि प्राइवेट स्कूलों की ये हालत है, उनको वहाँ से निकाल दिया जाएगा, उनका रोज़गार भी छीन लिया जाएगा। इस तरह की ऑटोक्रेसी जम्मू कश्मीर के अंदर है और उन्हीं स्कूलों के रिबन काटने के लिए हमारे यहाँ से कैबिनेट मंत्री जाते हैं कि यहाँ पर बहुत अच्छी, लेकिन उसकी ग्राउंड रियलिटी नहीं जानना चाहते हैं। पेरेंट्स क्यों डिमांड कर रहे हैं कि यहाँ पर कितनी लूट बाजारी है प्राइवेट स्कूल में? मैं कहता हूँ कि रेस्ट ऑफ इंडिया में अगर स्टेट एलिजिबल टेस्ट होता है टीचर का, यहाँ पे क्यों नहीं होता है? यहाँ पे रिक्रूटमेंट जोन लेवल पे गवर्नमेंट स्कूलों को कबाड़ा करके रखा। जिस रहबरी खेल पॉलिसी के तहत मैं लगा हूँ, उस रहबरी खेल पॉलिसी को भी ऐसे ही बिना मेरिट के रिक्रूटमेंट 3,000 की गई, इससे पहले RAT की गई। उन्हीं नीतियों की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट रेज हुआ है और आज उनके लिए 100% रेगुलाइजेशन के लिए रिजर्वेशन दी गई। इससे पहले RAT को 100% रिजर्वेशन गवर्नर सत्यपाल मलिक दे के गया था और 2013 से 25 तक अभी तक कोई रिक्रूटमेंट नहीं हुई। आगे भी सकीना इतू जी ने बयान दे दिया कि बैन है जी, वो हम उसको नहीं तोड़ सकते हैं रिक्रूटमेंट के लिए। तो आप क्या उम्मीद रख रहे हैं? आप क्या आगे ऑटो ही चलाना है या कुछ सोचा है? और देखिए, आपने बहुत पढ़ाई लिखाई की, काफ़ी सारी डिग्रियां आपके पास, ये वक्त की मजबूरी आपकी है, आप इस समय इस चीज़ को चला रहे हो, लेकिन प्लान क्या है अब आपका? प्लान ये है जी, देखिए, सरकार को क्रिटिसाइज़ करने के लिए या तो चौथा स्तंभ जो आप चला रहे हो ये है, या तो क्रिटिसाइज़ करने के लिए सरकार के अंदर घुसना है। और सरकार के अंदर घुस नहीं सकते आप, क्योंकि सरकार के अंदर अगर आप कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करोगे तो वहाँ पे आपको आगे बढ़ने नहीं देंगे। आप उम्मीद की किरण महराज मलिक जागे हैं, यानी महराज मलिक इस सपोर्टर को हम सपोर्ट करते हैं। हमने कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन नहीं की है और ना ही करेंगे। लेकिन मैं यूथ को मैसेज देना चाहता हूँ, आपको अपनी आवाज़ खुद बनना पड़ेगा। अगर आप अपनी आवाज़, जैसे बांग्लादेश के अंदर स्टूडेंट यूथ अपनी आवाज़ बनी, वैसे बनना पड़ेगा, फिर ही जम्मू कश्मीर की सरकार की आंखें खुलेंगी। अदरवाइज़ आपकी आवाज़ को अनसुना करेंगे और टोटली अंधी और गूंगी सरकार है, ये आपका नहीं सुनेगी। आप मुझे बताएं, इस समय जब आप कहीं ऑटो स्टैंड पर बैठते हैं
आपको ये फील होता है कि मैंने इतनी लिखाई पढ़ाई की, आज मैं मिन्नतें करता हूँ किसी को, आ जाओ मैं बैठ जाता हूँ, बाकी जो ऑटो स्टैंड वाले वहाँ पर होते हैं, जो ऑटो वाले होते हैं, वो आपको किस तरह ट्रीट करते हैं वहाँ पे? ऑटो स्टैंड से गुजरने ही नहीं देते हैं। इसके लिए मैं सेवरल कंप्लेंट कर चुका हूँ, क्योंकि एक तो ऑटो स्टैंड वालों बेचारों की गलती नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट इतना है कि सारे लोगों ने ऑटो खरीद लिए पढ़े लिखे लोग। अच्छा। ऑटो स्टैंड वाले जो पुराने काले ऑटो वाले बेचारे थे, उनका काम बिल्कुल नहीं है। अब वो तंग आ चुके हैं कि नए बैटरी वाले ऑटो आए हैं, ये हमारा नुकसान कर रहे हैं, वो सीधा अटैक करने आते हैं। अच्छा। उनकी गलती नहीं है। लेकिन अगर नए ऑटो आए, नई ये स्मार्ट सिटी के लिए आए, तो ये स्मार्ट सिटी के अंदर चलेंगे, ना तो रूरल एरिया में चलेंगे जहाँ पे खड्डे हैं और जहाँ पे रोड ही ब्लैक टॉप नहीं है। तो अगर वो यहाँ पे चला रहे हैं तो उसके लिए सरकार को कोई नीति लानी थी, इनका रेट लिस्ट, इनका परमिट या कुछ ऐसा इम्प्लीमेंटेशन करना था, वो नहीं किया। उसकी वजह से बहुत क्योस एंड क्रक्स है, हर जगह ऑटो वालों पे अटैक होते हैं, तो लिहाजा उसके लिए भी सरकार को सोचना चाहिए। चलिए, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, अपना वक्त दिया आपने। हो सकता है आपने कहीं और भी जाना हो, लेकिन हमने आपको यहाँ रास्ते में पकड़ लिया। आपका शुक्रिया करना चाहता हूँ कि जिन्होंने ये चीज़ सोची कि मैं आपसे बात करके एक आवाज़ बन सकता हूँ। मेरी आवाज़ अपने दर्शकों तक आप पहुंचाओगे इसके माध्यम से, तो क्या पता सरकार को यहीं से आंखें खुले, नहीं तो किसी भी व्यक्ति को बोलने की भी आज़ादी छिन रही है। अभी बिल आ रहा है आपके लिए भी, अभी पार्लियामेंट के अंदर आपके कंटेंट के लिए भी बिल आ रहा है। तो यानी वही है, यानी कहीं ना कहीं आने वाले वक्त के लिए आप इस समय अवेयर कर रहे हो उन जवानों को या उन पढ़े लिखे नौजवानों को कि अपने हक के लिए जो है वो आप आवाज़ उठाइए। हाँ, उठाइए। इस वक्त आपको है सोशल मीडिया, अभी नया बिल आने वाला है, फिर आप यहाँ भी बात नहीं कर पाओगे। चलिए, शुक्रिया वक्त देने के लिए और हमसे बात करने के लिए। नाज़रीन, हमारे साथ बात कर रहे थे खालिक अहमद, जिन्होंने अपनी ज़ुबानी जो है सारी कहानी बताई कि किस तरह से ये प्रोफेसर बने, पढ़ाई लिखाई की, लेकिन आज की डेट में इनको अपना रोज़गार चलाने के लिए, अपना पेट पालने के लिए ये ऑटो चलाना पड़ रहा है। और इस ऑटो के लिए भी ये कहीं ऑटो स्टैंड में जो है वो खड़े नहीं हो पा रहे, वहाँ पर भी धक्के खाने पड़ रहे हैं। जम्मू कश्मीर की सरकार से इन्होंने मुतालबा किया है कि हमें देखें, हमारा सोच विचार कीजिए कि अगर हमने अपना वक्त दिया है, आंखों की रोशनी हमने जो है वो ख़त्म कर दी है, लेकिन हमारे साथ नाइंसाफ़ी क्यों? आईवान में आपने ये कहा कि जम्मू कश्मीर के अंदर हमने इस अनएम्प्लॉयमेंट का जो रेशो है उसको कम दिखाया कि यहाँ पर रोज़गार बढ़ा है। अगर वो रोज़गार बढ़ा है तो किसका बढ़ा है? एक असिस्टेंट प्रोफेसर ऑटो चला रहा है, इस पर देखने वाली बात है। असेंबली में एमएलएज़ की सैलरी को बढ़ा देने की बात की गई, बाकी चीज़ों की बात की गई, लेकिन इन युवाओं के बारे में शायद जिसकी ये उम्मीद कर रहे थे, बड़े ही जो है वो आप यूँ समझिएगा कि नाउमीदी से इनके ऊपर छाई हुई है कि इन लोगों ने हमारे हक़ में कुछ नहीं कहा। आपकी क्या कुछ राय है? आप इस हमारी पूरी बात से कितना इत्तफाक रखते हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और बहुत जल्द हम इनके साथ फिर से मुलाकात करने वाले हैं। आपके अगर कुछ सवालात हैं, इनसे हम पूछेंगे, आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। जब इनकी हमारे फिर से मुलाकात होगी, हम ज़रूर इनसे वो सवाल करेंगे।